Hello students. In this video, we will discuss about the agency law. एजेंसी लॉ हमारे सिलेबस का एक छोटा सा पोर्शन है जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, प्रिंसिपल कौन होता है, एजेंट कौन होता है, प्रिंसिपल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉर्मली प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप एक कॉमन सा टॉपिक है जो कि नॉर्मल लाइफ में भी हम यूज करते हैं, जहाँ पर होता ये है कि एक शख्स है, वो एक काम खुद भी कर सकता है और अगर वो चाहे तो वो काम वो किसी थर्ड पार्टी से भी करवा सकता है। सो नॉर्मली क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको ये ट्रांजेक्शन करनी है मेरे बिहाफ पर, और वो रिप्रेजेंटेटिव नॉर्मली या तो फ्री ऑफ चार्ज वो काम कर रहा होता है या समटाइम्स वो कमीशन वगैरह पे काम कर रहा होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, वो एक शहर के अंदर एक बिजनेस कर रहा है, वो चाहता है कि उसका बिजनेस किसी और सिटी किसी और कंट्री में भी एक्सपेंड हो जाए, तो वहां पर खुद पर्सनली अगर नहीं जा सकता, कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, तो वहां पर वो अपना एक एजेंट अपॉइंट करता है, एक शख्स अपॉइंट करता है जो उसके बिहाव पर वहां पर ट्रेडिंग करता है। और वो जो शख्स है वो रिप्रेजेंट करता है इस शख्स को कि मैं उसके बिहाफ पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो एजेंसी प्रिंसिपल, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ऑल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the definition of an agent? So agent is a person who is authorized to act for another, that is the principal। तो उसे किसने ऑथोराइज किया है? उसे एक शख्स ने ऑथोराइज किया है जिसके बिहाफ पर वो काम कर रहा है। ऑथोराइज करने वाला प्रिंसिपल, और जिस शख्स को ऑथोराइज किया जा रहा है जो काम करेगा उसको कहा जाता है एजेंट। इन द मेकिंग ऑफ अ लीगल रिलेशनशिप विद थर्ड पार्टीज। सो फॉर एग्जाम्पल, ए appoint B as an agent। अब ये एजेंट सी जो कि एक थर्ड पार्टी है उसके साथ डील करता है। सो टेक्निकली स्पीकिंग ये कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान बना? ये कॉन्ट्रैक्ट बना ए और सी के दरमियान। सो द रिजल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी एंड नॉट डायरेक्टली विद द एजेंट। तो एजेंट और सी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट एजेंट, प्रिंसिपल और सी के दरमियान है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है। एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन लॉट्स ऑफ सिचुएशन। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कैसे क्रिएट हो सकता है। व्हेन अ डायरेक्टर एक्ट एज एन एजेंट फॉर द कंपनी। डायरेक्टर कौन होते हैं? डायरेक्टर कंपनी के एजेंट होते हैं, यानी कि कंपनी के एजेंट होना मतलब शेयर होल्डर्स उन्हें अपॉइंट करते हैं टू रन द कंपनी। शेयर होल्डर प्रिंसिपल हो जाते हैं और डायरेक्टर्स जो है वो एजेंट बन जाते हैं। इसी तरह पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनर जो भी एग्रीमेंट करेंगे पार्टनरशिप उसको बेयर करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी। इस तरह स्टेट एजेंट नॉर्मली अपॉइंट किए जाते हैं प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। हम किसी शख्स को कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी आप हमारे बिहाफ पे सेल करो, बीच में हमसे कमीशन ले लो। इसी तरह ट्रेवल एजेंट होते हैं जो कि हॉलीडे कंपनी बुकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करती है कस्टमर की। एजेंसी रिलेशनशिप अगर क्रिएट करना है तो उसको क्रिएट करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? हाउ द एजेंसी रिलेशनशिप अराइजेस। पहला तरीका, नंबर वन, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। दूसरा तरीका, इम्प्लॉयड एग्रीमेंट। तीसरा, बाय नेसेसिटी। चौथा, बाय रेटिफिकेशन। और पांचवा, बाय स्टोपल। नाउ सी वन बाय वन। एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जैसे कि उसका नाम बता रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट या एक एग्रीमेंट एक्सप्रेसली कहेगा कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को अपॉइंट किया एज एन एजेंट। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और ये एग्रीमेंट इन राइटिंग भी हो सकता है। मसलन एक शख्स है ए, वो कहता है कि मैंने बी को अपना एजेंट बनाया। अब ये ओरल कहे, इन राइटिंग कहे, इसका मतलब बी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पी ने, प्रिंसिपल ने एक्सप्रेसली तो नहीं कहा कि ए मेरा एजेंट है, लेकिन अगर ए कोई ऐसा काम करता है जिसको हम इम्प्लॉय कर सकते हैं, अंडरस्टूड, इम्प्लॉयड मतलब है अंडरस्टूड फ्रॉम द पार्टीज कंडक्ट और रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जांपल, एक शख्स है, वो किसी शख्स के सामने कोई काम करता है, या समटाइम उसने उसको रिप्रेजेंट भी किया और उसने फॉर एग्जांपल लोगों को पता है कि ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो अब एक्सप्रेसली नहीं भी बताया जाए तो अंडरस्टूड या एम्प्लॉयड लिया जाएगा कि ये शख्स मेरा एजेंट है।
नेसेसिटी के केस में एजेंसी कब क्रिएट होती है? नॉर्मली, फॉर एग्जाम्पल, किसी शख्स ने किसी को कोई चीज ट्रांसफर की और कहा इसे अपने पास रख लो। अब वो चीज पेरिशेबल है, वो खराब हो सकती है, तो अब उस शख्स से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि तुम्हारी चीज खराब हो रही है फॉर एग्जांपल, और उसे कांटेक्ट नहीं हो पाता। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन कि उसको सेल कर दे, क्योंकि अगर वो खराब हो गई तो वो ये नहीं कह सकता कि अल्टीमेटली मैंने तो तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तुमसे कांटेक्ट नहीं हुआ तो इसलिए मैंने सेल नहीं की, तुम्हारी इजाजत की जरूरत थी। अब नेसेसिटी क्रिएट होगी, तो देखना पड़ेगा कि नेसेसिटी है या नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी में एजेंसी क्रिएट होने के लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट। नंबर 1, प्रिंसिपल प्रॉपर्टी इज इंटरेस्टेड टू ए, यानी कि ट्रांसफर की गई हो एजेंट को। इमरजेंसी कोई ऐसी अराइज हो जो कि ए को एक्ट करने के लिए मजबूर करे। कम्युनिकेट करना पॉसिबल ना हो, और ए एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ पी, यानी कि पहले आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की एजेंट को, यानी कि एजेंट को राइट दिया आपने, फिर इमरजेंसी आई, कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं है और वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। फॉर एग्जाम्पल, इस केस की अगर बात की जाए तो फैक्ट ऑफ द केस वाज ए बॉट skins as the agent for P but was unable to send them to P because of prevailing war condition। एक वॉर लग गई, अभी एक इमरजेंसी है। ए वॉज ऑल्सो अनेबल टू कम्युनिकेट, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई, तो उसने वो स्किन्स बेच दी वॉर खत्म होने से पहले। अब सवाल ये, क्या वो चीज होल्ड नहीं की जा सकती थी, स्टोर नहीं की जा सकती थी? हेल्ड क्या हुआ? ए वॉज नॉट एन एजेंट ऑफ नेसेसिटी। वाई? he could have stored that skins until the end of the war, there was no real emergency। तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन अगर होती तो नेसेसिटी क्रिएट होती, यहां नेसेसिटी क्रिएट नहीं हो रही। रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन उस चीज को देते हैं कि एक बंदे ने अपनी अथॉरिटी से ज्यादा कोई काम किया या रिप्रेजेंट बना कि मैं एजेंट हूं, और सामने वाला कहे यस ये मेरा मेरा एजेंट है, तो हम कहेंगे जी उसने उसके कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर कर दिया, रेटिफाई कर दिया। इफ अ प्रॉपरली अपॉइंटेड एजेंट एक्सीड देयर अथॉरिटी और अ पर्सन हैविंग नो अथॉरिटी, दोनों बातें हो सकती हैं, but shows that he is an agent, principal has no liability on that contract unless the principal ratifies the contract। ठीक है, मान लेता हूं। तो रेटिफिकेशन का अफेक्ट क्या होगा? बैक डेट पे जाकर एक ही अथॉरिटी को समझा जाएगा जैसे ये एजेंट है उसके पुराने कामों को। सो दिस रिक्वायर्स प्रिंसिपल टू हैव द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि प्रिंसिपल भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ना हो। हैव बीन इन एग्जिस्टेंस बोथ व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड एंड द डेट ऑफ रेटिफिकेशन, उस वक्त वो एग्जिस्ट भी करता हो, आइडेंटिफाई हो कॉन्ट्रैक्ट के वक्त, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स उसको पता हो, और वो होल कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर रहा हो विद इन अ रीजनेबल टाइम। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एक माइनर है, तो वो जब मेजर हुआ, तो माइनर होते हुए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में रेटिफाई करेगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए कोई भी वॉइड या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता। तो रेटिफिकेशन की ये कंडीशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टॉपल क्या होता है? वेयर प्रिंसिपल होल्ड आउट दैट ए इज देयर एजेंट even though they are not, P is then prevented or stopped from denying A's authority। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि जी ये मेरा एजेंट है, लेकिन टेक्निकली वो एजेंट नहीं था किसी भी हवाले से, अब अगर उसने कह दिया तो एक स्टॉपर लग जाएगा कि जी आपको मानना पड़ेगा कि ये आपका एजेंट है। तो एक्सप्रेस, इंप्लॉयड, नेसेसिटी, रेटिफिकेशन, स्टॉपल, 5 चीजें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक शख्स को एजेंट बनाया भी जा रहा है या जो भी उसको राइट मिला एज एन एजेंट बनने का, तो वो कितनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है? The authority of an agent is central issue in the concept of agency. It determines the power that the agent has on behalf of the principal and for which act the principal is liable. If the agent exceed their power, the principal may still be liable to the third party, but they may have right against the agent for breach of contract। यानी कि अगर एक शख्स है
वो अपने राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो थर्ड पार्टी को तो ये पता है कि ये एजेंट है, थर्ड पार्टी को तो ये नहीं बताया गया कि ये राइट इसके कितने हैं, लेकिन बाद में एजेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा प्रिंसिपल को। देयर आर 3 ways in which authority may be given। अभी अथॉरिटी कितनी होगी, कैसे आएगी? 3 ways। नंबर 1, अगेन एक्सप्रेस एक्चुअल अथॉरिटी। नंबर 2, इम्प्लॉयड एक्चुअल अथॉरिटी। apparent और ostensible authority। एक्सप्रेस अथॉरिटी ये होती है कि हमने एक्सप्लिसिटली बता दिया पीक ने ए को कि भाई तुम ये काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेल करना है तो उसको एक लिमिट असाइन कर दी गई कि इससे नीचे नहीं बेच सकते, इस कंट्री से बाहर आप नहीं बेच सकते। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी, मैं पाकिस्तान में हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे इंडिया में एक एजेंट बनाना है, तो वो एजेंट जो है वो इंडिया से बाहर नहीं बेचेगा, मैंने उसको अथॉरिटी असाइन कर दी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी क्या हो सकती है? एन एजेंट हैज एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू डू थिंग्स व्हिच आर रीजनेबली इंसिडेंटल टू द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सप्रेसली अथोराइज्ड एक्ट। An agent occupying that position would usually have authority to do have not been expressly prohibited by P। कोई चीज है जो कि P ने मना नहीं की, कोई चीज है जो कि नॉर्मली एजेंट कर सकता है, तो उसको एम्प्लॉयड लिया जाएगा। देखिए हर बात बताने वाली नहीं होती, एक एक चीज बताई नहीं जा सकती कि एजेंट ये भी कर सकता है, एजेंट वो भी कर सकता है, एजेंट ये भी कर सकता है, कुछ चीजें एम्प्लॉयड भी ली जाती है। apparent or ostensible authority, such authority arises where A is held out by P as having authority। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई शख्स सामने वाले के बारे में ये शो करता है कि इसके पास अथॉरिटी है, ऑल्दो उसके पास कोई एक्सप्रेस और एक्चुअल अथॉरिटी नहीं है, तो फिर अब P डिनाई नहीं कर सकता। The representation by P may arise from previous dealing। It's very important। किसी ने आपको पास्ट में देखा आपने कि किसी ने किसी शख्स को रिप्रेजेंट किया, तो अब आगे भी कंटिन्यूअस आप उसको apparently कंसीडर करेंगे कि ये है, अनलेस उसको मना किया जाए। So allowing A to make contract in the past is a representation that A has authority to continue to do so in the future। However, a third party cannot rely on apparent authority when they know of the lack of एक्चुअल अथॉरिटी। जैसे बाज दफा हम डिनाई कर देते हैं, न्यूज़पेपर में दे देते हैं कि ये बंदा मेरा एजेंट था, नो लॉन्गर इज नॉट माय एजेंट, तो फिर वो थर्ड पार्टी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है फिर क्या होगा? एंड इफ एन एजेंट हैज नो अथॉरिटी और एक्सीड इट, द प्रिंसिपल में रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम्स लायबल। एक चीज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। However, if the principal does not ratify, then the agent will be liable to the third party for breach of warranty of authority because they warranted or promised that they had authority which they did not possess। अब थर्ड पार्टी किसको पकड़ेगी? अब थर्ड पार्टी एजेंट को पकड़ेगी। अब बाज दफा एजेंट एक्ट कर रहा होता है, दो चीजें हो सकती हैं कि प्रिंसिपल या तो डिस्क्लोज्ड हो, पता हो कि जी ये प्रिंसिपल है, या प्रिंसिपल अनडिस्क्लोज्ड हो, एजेंट उसके बिहाफ पे काम कर रहा है। बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें प्रिंसिपल को डिस्क्लोज नॉर्मली नहीं किया जाता, बाद में प्रिंसिपल डिस्क्लोज होता है। सो वेयर द एजेंट एक्ट फॉर अ डिस्क्लोज प्रिंसिपल, जहां पे प्रिंसिपल को डिस्क्लोज किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये प्रिंसिपल है, थर्ड पार्टी को पता है। A principle is disclosed where the existence has been made known to the third party। Is it not necessary for the principle to be identified to the third party? सिर्फ ये बताना काफी है कि जी मैं एजेंट हूं, मैं प्रिंसिपल नहीं हूं, कोई और प्रिंसिपल मौजूद है। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान बनेगा? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान पड़ेगा। एजेंट इज नाइदर लायबल नॉर इंटाइटल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। However, the agent will be personally liable in the following exceptional circumstances। Important। एजेंट कहां रिस्पॉन्सिबल होगा? where the agent showed an intention to undertake personal liability by signing a written contract in their own name। अगर वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, या ट्रेड यूजेज और कस्टम उसको रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। या एजेंट रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल, वो शो ये कर रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, where the agent is acting on behalf of a fictitious principal। प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं करता, उसने झूठ बोला कि एक प्रिंसिपल है, तो इन सिचुएशन में एजेंट रिस्पॉन्सिबल खुद होगा।
और अगर वो एक अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल के बारे में बताता है, काम करता है, जो प्रिंसिपल डिस्क्लोज नहीं है, सो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल कौन सा होता है? वेयर द प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस हैज नॉट बीन मेड नोन टू द थर्ड पार्टी. When the third party discovers the existence of principal, they can elect to treat P or A as bound by the transaction. किसी को भी बाउंड कर सकते हैं, उनके पास राइट आ जाएगा. अब नॉर्मली जो ड्यूटीज होती हैं वो एक तो ये होता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन एक होती है फिड्यूशरी ड्यूटी, कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अखलाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स प्रिंसिपल, उसकी फिड्यूशरी ड्यूटी क्या है? तो उसकी फिड्यूशियरी ड्यूटी जो है वो तकरीबन एज इट इज जैसे ट्रस्टी की होती है, कि वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जो है वो संभालता है बेनिफिशरीज के लिए. इट हैज द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस. ए मस्ट नॉट अलाउ देयर पर्सनल इंटरेस्ट टू कॉन्फ्लिक्ट विद दोज ऑफ प्रिंसिपल. ड्यूटी है उसकी. ए ऑलवेज एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल. ए मस्ट नॉट मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट. A has a duty to account to P for all money and property received. ऐसा ना हो कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा हो लेकिन अपनी तरफ से ज्यादा पैसा कमा रहा हो. Where an agent is in breach of their fiduciary duty, the following remedies are available. क्या क्या remedies प्रिंसिपल के पास available हैं? P can repudiate the contract with the third party. P contract अपना खत्म कर सकता है थर्ड पार्टी के साथ. A को विदाउट नोटिस डिसमिस किया जा सकता है. P can refuse to pay any money owed to A or recover any money already paid. P can recover any secret profit made or any bribe. तो नॉर्मली जहां पर एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करेंगे तो वहां पर लायबिलिटी उनके ऊपर क्रिएट हो जाएगी और प्रिंसिपल के लिए रेमेडी अवेलेबल होगी. जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज होते हैं तो सिर्फ एक की ड्यूटी नहीं होती, प्रिंसिपल लायबिलिटी टू द एजेंट. एजेंट के राइट्स. Agent has the following rights towards the principal: to claim remuneration or commission for services performed. अगर प्रिंसिपल ने उसे काम करवाया और उसको कमीशन या रिम्यूनरेशन नहीं देता तो एजेंट के पास राइट आ जाता है कि प्रिंसिपल को वो लायबल बनाएगा. अब वो कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, एडवांस में दिया जाएगा, बाद में दिया जाएगा, कितना होगा, सब टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है. नंबर 2, to claim an indemnity against P for all expenses incurred reasonably. अब मैं प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा हूँ, क्लाइंट के पास जाता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं वो सब मैं प्रिंसिपल से रिकवर करूंगा. टू एक्सरसाइज अ लियन ओवर P's property. This allows the agent to retain possession of P's property that is lawfully in A's possession until any debt due to A arrears have been paid. For example, मैंने एज एन एजेंट 1 मिलियन का अमाउंट मेरे पास है और एज एन एजेंट 1 लाख मुझे उससे रिकवर करना है, तो ये जब तक वो मुझे 1 लाख नहीं देगा मेरे पास उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर एक लियन आ जाता है, मैं उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ. सो इस चैप्टर में अब हम इसको समराइज करते हैं कि इस चैप्टर में हमने अल्टीमेटली क्या क्या डिस्कस किया. सबसे पहले तो हमें एजेंसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. 5 तरीके एजेंसी क्रिएट होने के: एक्सप्रेस, एम्प्लॉयड, नेसेसिटी, रेटिफिकेशन, स्टॉपल. ये 5 तरीके याद होने चाहिए. इसके अलावा उन सबकी डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल्स, ताकि हमारे सामने अगर कोई एग्जाम्पल दी जाए तो हम आइडेंटिफाई कर सकें कि वो किस में फॉल होगा. फिर उसके बाद अथॉरिटी एक्सीड करेंगे तो वो क्या होगा, अथॉरिटी की 3 टाइप्स हमें पता होनी चाहिए. इसी तरह एजेंट डिस्क्लोज प्रिंसिपल के लिए काम करेगा तो क्या रूल होंगे, अनडिस्क्लोज के लिए काम करेगा, फिर एजेंट की ड्यूटी क्या है टूवर्ड्स प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की ड्यूटी या एजेंट्स के राइट क्या है टूवर्ड्स प्रिंसिपल.